नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं वाकाटक वंश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वंश से संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। वाकाटक और गुप्त युग को साथ साथ पढ़ा जाता है क्योंकि वाकाटक और गुप्त जो है ये लगभग हम देखते हैं समानांतर ही चल रहे थे दोनों वंश, है ना। और वाकाटक और गुप्तों के बीच में वैवाहिक संबंध भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं अजंता की गुफाओं की जो गुप्तकालीन है, तो उनमें भी वाकाटकों का बहुत ज्यादा योगदान हमें देखने को मिलता है। वाकाटक शासकों के जो सामंत थे उनके नेतृत्व में भी हम देखते हैं बहुत सारी कलाओं का विकास भी होता है। चलिए दोस्तों, तो वाकाटक वंश शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे वाकाटक वंश की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, किस क्षेत्र में इन्होंने अपना जो साम्राज्य है वो विस्तार किया। उसके पश्चात दोस्तों हम देखेंगे कि वाकाटक वंश का इनके साथ वाले जो अन्य वंश है, जैसे कि हम विष्णुकुंडिन वंश की बात करें, है ना, कदम वंश की बात करें, भारशिव नागों की बात करें, है ना, तो इनके साथ में भी कोई वैवाहिक संबंध थे या नहीं थे, सारी बातें हम जानने वाले हैं। एक ही लेक्चर है वाकाटक वंश का और एक ही लेक्चर में कंप्लीट जानकारी हम जान लेंगे। चाहे वो वाकाटकों का राजनीतिक इतिहास हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, सबके बारे में इस क्लास में हम देख लेंगे। और ये क्लास पर्याप्त है आपके हर एक एग्जाम के लिए। यहां पर लिखा है नेट जेआरएफ, तो नेट जेआरएफ के लिए भी पर्याप्त है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बिल्कुल, आइए सबसे पहले हम वाकाटकों की लोकेशन देखेंगे। ये देखिए, ये जो साम्राज्य आपको दिखाई दे रहा है, ये जो साम्राज्य आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये किनका है? ये वाकाटक साम्राज्य है, ठीक है। चलिए, यहां पर आपको वाकाटक साम्राज्य दिखाया जा रहा है, ठीक है। इन्होंने जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है ना, बरार विदर्भ वाला जो एरिया है, इसके आसपास अपना साम्राज्य जो है विस्तारित किया था, अपना साम्राज्य स्थापित किया था। यहां पर आपको एक प्रवरपुरा करके जगह दिखाई दे रही है, भले ही आपको नाम नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं। प्रवरपुरा, इन जगहों को नाम याद रखना, ठीक है। एक है यहां पर नंदीवर्धन, नंदीवर्धन, है ना। ये जो मैं जगह पढ़ा रहा हूं ना, ये जो जगह बता रहा हूं, इसके अलावा ये जो मैं जगह बता रहा हूं ये याद रखना, बिकॉज अभी आगे लेक्चर में इन जगहों का बार बार उल्लेख होगा, है ना। महाराष्ट्र की जगह है ये, ठीक है। इसी के साथ आपको अजंता, है ना, अजंता की गुफाओं के बारे में आप सभी पढ़ चुके हैं, मैंने अभी क्लास भी ली थी यूट्यूब पर, है ना। तो अजंता, अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 जो गुफा है जिसको हम गुप्तकालीन मानते हैं, उन गुफाओं में भी वाकाटकों का जो है बहुत ज्यादा योगदान रहा है। चलिए, इसी के साथ जो है वत्सगुल्म यहां लिखा हुआ है ना, वत्सगुल्म। हम देखते हैं कि आगे चलकर वाकाटक जो है ये दो अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं, है ना। एक शाखा होती है प्रधान शाखा, है ना, एक शाखा होती है बासीम शाखा या वत्सगुल्म शाखा। तो वत्सगुल्म शब्द जो है ये भी याद रखना, बाकी मानपुर है, ठीक है। तो ये वाकाटक साम्राज्य है। चलिए, इसके आसपास वाले जो क्षेत्र है उनकी भी हम बात करेंगे, कौन कौन से साम्राज्य इनके आसपास विकसित हो रहे थे, है ना, अभी आगे लेक्चर में। चलिए, तो शुरू करते हैं क्लास। इन जगहों का नाम याद रखना, बार बार इन जगहों का जिक्र मैं करने वाला हूं। चलिए, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि वाकाटक वंश जो है उसका शासनकाल की अगर हम बात करते हैं, तो वाकाटकों ने 3री शताब्दी ईस्वी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ पर शासन किया था। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र पर जो है ये शासन करते हैं, है ना। तो यही काल हम देख रहे हैं गुप्तों का भी रहा है, तो हम इन्हें संयुक्त रूप से भी पढ़ते हैं, गुप्त वाकाटक युग, जैसा कि हमारे सिलेबस में दिया गया है, गुप्त वाकाटक युग। चलिए, यह दक्षिणापथ में शासन करने वाला हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो है सम्मानित वंश था और सबसे सुसंस्कृत वंश माना जाता है। दक्षिण भारत में शासन करने वाला सबसे सम्मानित और सुसंस्कृत वंश माना जाता है। और यह राजवंश मध्य भारत तथा दक्षिण भारत के ऊपरी भाग में शासन किया करता था, ठीक है। तो जैसा कि हमने मैप में देखा है, दक्षिण भारत के ऊपरी भाग में और कुछ मध्य भारत के अंदर यह जो साम्राज्य है, यह जो वंश है, वह शासन करता हुआ हमें नजर आता है। चलिए, अभी यहां पर हमने सिर्फ सामान्य बात जानी है, कौन सा क्षेत्र था वो हम मैप में भी देख चुके हैं। अभी आगे हम धीरे धीरे जो है महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं, जैसे कि देखिए, गुप्त वंश का समकालीन राजवंश, मैं आपको बता चुका हूं कि वाकाटक वंश जो है वो गुप्त वंश का समकालीन राजवंश माना जाता है, ठीक है। देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि ये जो भारी भरकम पीपीटियां हैं इनको देख के आपको घबराना नहीं है। आपको लाइन टू लाइन आपके जहन में ऐसी बिठा के जाऊंगा, आपको सब कुछ इजी लगेगा, है ना। किताब के पन्नों से तो भारी नहीं है ना। इस एक पीपीटी में मुश्किल से 5-6 लाइनें, 4-5 लाइनें होती है एक पेज के अंदर, है ना। तो ज्यादा घबराना नहीं है, बस आपको जो मैं बोल रहा हूं उसे सुनना है आराम से,
और जो महत्वपूर्ण मैं बताऊं उसको जो है अपने नोट्स में अपना रजिस्टर मेंटेन करना है, नोट्स बनाने हैं, सब कुछ जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग जो मैं बताऊंगा वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको बस आराम से पढ़ते जाना है। चलिए, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, गुप्त वंश का ये समकालीन वंश माना जाता था। यहां पर आपसे पूछा जाए कि जो इस राजवंश है, यह जो राजवंश है, इसके लोग कौन सी गोत्र धारण करते थे, तो याद रखना कि इस राजवंश के लोग जो है वह विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण हुआ करते थे, है ना। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। और इनका मूल निवास स्थान बरार, विदर्भ, महाराष्ट्र, ठीक है। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में। तो इनका मूल निवास स्थान बरार, विदर्भ में माना जाता है। चलिए, वाकाटकों के सिक्कों पर अंकित गंगा की आकृति उनका राज चिन्ह था। अब आपको यहां पर एक बात और याद रखनी है कि ऐसा माना जाता है कि वाकाटकों ने जो है कोई सिक्के नहीं चलाए थे, खुद के कोई सिक्के नहीं चलाए थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है। अब आप कहोगे गुरुजी अगर वाकाटकों ने खुद के कोई सिक्के नहीं चलाए थे तो आप यहाँ पर ये क्यों पढ़ा रहे हो कि वाकाटकों के सिक्कों पर अंकित गंगा की आकृति उनका राज चिन्ह था? ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो गुप्तों द्वारा जो मुद्राएं चलाई गई थी उन्हीं का प्रयोग किया था, है ना। यानी कि स्वयं ने कोई सिक्के इन्होंने जारी नहीं किए थे, गुप्तों द्वारा चलाए गए सिक्कों का प्रयोग इन्होंने किया था, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर गंगा की आकृति मिलती है इन मुद्राओं पर, और यह गंगा की आकृति जो है यह इनका क्या था? यह इनका राज चिन्ह माना जाता है। आगे देखिए, नंदीवर्धन नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। दिखा चुका हूं, ठीक है। उनकी प्रारंभिक राजधानी थी, जिसे कालांतर में प्रवरसेन सेकंड ने परवरपुर में स्थानांतरित किया। हम मैप में परवरपुर भी देख चुके हैं और हम मैप में नंदीवर्धन भी देख चुके हैं। तो प्रारंभिक राजधानी नंदीवर्धन होती है और इसी के बिल्कुल पास में ही होती है दूसरी राजधानी, हम देखते हैं परवरपुर, जो कि प्रवरसेन द्वितीय द्वारा जो है स्थानांतरित की जाती है। आपको यह भी याद रखना है कि यह राजधानी स्थानांतरित किसने की थी? प्रवरसेन द्वितीय ने। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, चालुक्यों, कदंबों, सातकर्णियों के समान उन्होंने भी स्वयं को हारीति पुत्र कहा। इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल। और उन्होंने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा, धर्म महाराज की उपाधि उनके द्वारा धारण की जाती है, यह बात आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है। अपने समकालीन गुप्तों, पद्मावती के नागों, पद्मावती ग्वालियर, है ना, ग्वालियर वाला क्षेत्र, पद्मावती के नागों, कदंबों तथा आंध्र के विष्णु कुंडिनों से वाकाटकों के वैवाहिक संबंध थे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, देखिए, आइए, ये देखिए, यहां पर आपको वाकाटक किंगडम दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखिए इधर गुप्त एम्पायर है, यहां पर आपको कदंब, यहां पर आपको पल्लव दिखाई दे रहे हैं। अपनों को कदम देखना है और विष्णु कुंडिन वंश देखना है, ठीक है। यहां पर गंग है। चलिए, तो हम देख रहे हैं कि वाकाटकों के जो है अपने आसपास वाले क्षेत्रों से, अब देखिए गुप्तों के साथ में भी वैवाहिक संबंध था। हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता का जो विवाह है वह यहाँ पर रुद्रसेन द्वितीय के साथ होता है, ठीक है, याद रखना। तो एक वैवाहिक संबंध हमें यहाँ स्थापित दिखाई देता है। इसी के साथ विष्णु कुंडिन और कदम्ब वास, है ना, तो कदम्बों के साथ जो है इनके वैवाहिक संबंध जो है स्थापित हुए थे। गुप्तों ने पद्मावती के नागों, कदम्बों और आंध्र के विष्णु कुंडिनों से वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किए थे। तो वाकाटकों के वैवाहिक संबंध जो है अपने आसपास वाले क्षेत्रों से होते हैं। देखिए, जो वैवाहिक संबंध करके जो है अपनी स्थिति को जो है सुदृढ़ बनाया जा सकता है। हम देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी अगर हमसे शक्तिशाली हैं तो हम उनके साथ जो है संबंध बना लेते हैं, या तो हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे, तो शक्ति प्रदर्शन करने में ऐसा भी हो सकता है कि हम पराजित हो जाएं, लेकिन वैवाहिक संबंध बनाने से जो है शांतिपूर्ण संबंध फिर बने रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही शायद विष्णु कुंडिनों ने सोचा होगा, सॉरी, ऐसा ही शायद जो वाकाटकों ने सोचा होगा और अपने आसपास वाले क्षेत्रों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए होंगे। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अगर प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था यहाँ पर, तो वह भी जो है गुजरात काठियावाड़ के शकों को पराजित करना चाहता था, ठीक है, और उसमें वह वाकाटकों की मदद लेना चाहता था, इस वजह से वह ये काम करता है। आगे चलकर जो है प्रभावती गुप्ता जो है उसके संरक्षण काल में फिर जो वाकाटक वंश है वो फिर आगे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हम इतिहास के साधन। हमने सामान्य जानकारी जानी कि जो वाकाटक है उन्होंने बरार, विदर्भ वाला जो क्षेत्र है उसके आसपास अपना जो साम्राज्य है उसका विस्तार किया, नंदीवर्धन राजधानी बनाई, उसके पश्चात जो है परवरपुर राजधानी ये बनाते हैं। हमने जाना कि ये किस कुल के थे, है ना, विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण हुआ करते थे, हारीति पुत्र करके जो ये उपाधि लिया करते थे, धर्म महाराज की उपाधि लिया करते थे, है ना। ये सारी बातें हम जान चुके हैं। इसी के साथ हम ये भी जान चुके हैं कि इनके वैवाहिक संबंध और किन के वंशों के साथ में थे।
अब हम देखते हैं कि वाकाटकों को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए हमारे पास में साहित्यिक स्रोत मिलेंगे और अभिलेखीय स्रोत मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्होंने सिक्के नहीं चलाए थे, इन्होंने गुप्तों के सिक्कों का जो है प्रयोग किया था। फिर भी इनके जो सिक्के कुछ अलग अलग क्षेत्रों से जो इन्होंने दूसरे वंशों के सिक्कों का प्रयोग किया, मुख्य रूप से हम देखते हैं गुप्तों के सिक्कों का जो है प्रयोग किया, तो वो हमें देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोत और अभिलेख हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगे। चलिए हम साहित्यिक स्रोत में बात करें तो पुराणों से जो है इस वंश की जानकारी मिलती है, और यहाँ पर पुराणों में प्रवरसेन प्रथम को प्रवीर कहा गया है। प्रवीर का मतलब क्या होता है? प्रवीर का मतलब होता है कुशल या फिर योद्धा, कुशल योद्धा, है ना। तो प्रवीर कहा गया है प्रवरसेन प्रथम को, और पुराणों के अनुसार उसने 4 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, और अश्वमेध यज्ञ जो है वह एक शक्तिशाली पराक्रमी शासक ही कर सकता है। इसी के साथ अगर हम अभिलेखों की बात करें तो इन्हें क्रमशः वीवी मिराशी व अजय मित्र शास्त्री द्वारा संपादित किया गया था। यानी कि जो अभिलेख है उनको संपादित करने का काम कौन करते हैं? वीवी मिराशी करते हैं और अजय मित्र शास्त्री करते हैं। कुछ अभिलेखों को भी देखेंगे। चलिए आइए, यहां पर हम अभिलेख या दानपत्र देख रहे हैं। यहां पर आपको दिख रहा है प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र, इसी के साथ आपको प्रवरसेन द्वितीयकालीन रिद्धपुर ताम्रपत्र भी देखने को मिलता है, या फिर आप इसे भी प्रभावती गुप्ता का रिद्धपुर ताम्रपत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इन दोनों ताम्रपत्रों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? हमें वाकाटक और गुप्त संबंधों की जानकारी मिलेगी। ठीक है, कि वाकाटकों में और गुप्तों के बीच में क्या संबंध था, इसकी जानकारी हमें मिलती है प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र और प्रवरसेन द्वितीयकालीन रिद्धपुर का ताम्रपत्र। इसी के साथ हम देखते हैं प्रवरसेन द्वितीय की चमक प्रशस्ति है, हरिशेन का अजंता गुहा लेख है, और विंध्य शक्ति द्वितीय का बासीम लेख है। इन 3 से हमें जानकारी मिलेगी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में, और इस वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति को वंश केतु या द्विज कहा गया है। चलिए, तो यहां पर हमें ये जो हरिशेन के अजंता जो गुहा लेख है, इससे क्या क्या जानकारी मिलती है? ठीक है, मुख्य रूप से हमें वाकाटकों की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है, और इस वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति को वंश केतु या द्विज कहा गया है। किसके अनुसार? हरिशेन के अजंता गुहा लेख के अनुसार। ठीक है, ये इसके बारे में ही है, केवल याद रखिएगा। चलिए, तो द्विज यानी क्या होता है? द्विज यानी जो 2 बार जन्मा हो, है ना। द्विज 2 बार जन्म जिसने लिया हो। हम वैदिक काल हमने पढ़ा था, और वैदिक काल में हमने जाना था कि द्विज, हम द्विज की श्रेणी में किस किस को रखते हैं? तो हम ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को, इन तीनों को जो है द्विज की श्रेणी में रखते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से द्विज में कौन कौन शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। केवल शूद्र जो है उन्हें द्विज नहीं माना जाता है। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्मा व्यक्ति। चलिए आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्धा क्षेत्र महाराष्ट्र से वाकाटकों द्वारा निर्गत ताम्र सिक्के बड़ी संख्या में मिले हैं। मानसर महाराष्ट्र से भी इनके कुछ सिक्के मिलते हैं, और बसाड़, वैशाली, भीटा व नालंदा, बसाड़ वैशाली यानी बिहार, बीठा यानी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के आसपास वाला, और नालंदा यानी बिहार से इनकी मुहरें व सीलें भी हमें मिलती है। तो अगर इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में देखें तो साहित्यिक स्रोत भी है जिसमें पुराण महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और अभिलेखीय स्रोत भी है जिसके अंदर प्रभावती गुप्ता के समय के पूना ताम्रपत्र और रिद्धपुर ताम्रपत्र, प्रवरसेन द्वितीय के कुछ ताम्रपत्र हम देखते हैं, चमक प्रशस्ति, इसी के साथ हरिशेन का अजंता गुहा लेख हम देखते हैं, और इसी के साथ विंध्य शक्ति द्वितीय का जो लेख है वो भी हम देखते हैं, इसका बासीम लेख जो है वो भी हम देखते हैं। तो ये जो है इनके इतिहास को जानने के स्रोत हैं मुख्य रूप से। चलिए अब हम शुरू करेंगे आगे, वाकाटक वंश के राजनीतिक इतिहास को जान रहे हैं। चलिए सबसे पहले इस वंश का संस्थापक, जैसा कि हरिशेन का जो अजंता गुहा लेख में है, इस वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति का जिक्र होता है। तो देख लेते हैं, विंध्य शक्ति 255 से 275 ईस्वी। वाकाटक राजवंश का संस्थापक लगभग 255 ईस्वी में वाकाटक वंश की स्थापना करता है कौन? विंध्य शक्ति। तो याद रखना इस वंश का संस्थापक है विंध्य शक्ति। पुराणों में वाकाटक वंश को विंध्य तथा विंध्य शक्ति को विदिशा का शासक कहा गया है। याद रखना, विदिशा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है ना। तो पुराणों में वाकाटक वंश को विंध्यन वंश भी कहा गया है, और यहाँ का जो शासक है विंध्य शक्ति, उसको विदिशा का शासक कहा गया है। वाकाटक पूर्व में सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे, और आगे चलकर इसने साम्राज्य को विंध्य पर्वत के उत्तर में पूर्वी मालवा तक विस्तृत किया। तो याद रखना कि शुरुआत में जो वाकाटक होते हैं वे सातवाहनों के अधीन होते हैं, बरार में स्थानीय शासक होते थे। ठीक है, और आगे चलकर फिर साम्राज्य विस्तार करते हैं, और विंध्य शक्ति द्वारा जो है पूर्वी मालवा तक जो है साम्राज्य का विस्तार किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हरिशेन के अजंता गुहालेख में उसकी तुलना पुरंदर और उपेंद्र से की गई है। यानी कि पुरंदर जो पुरों का नाश करता है, हमने वैदिक काल में
इंद्र देवता का उल्लेख किया था, और इंद्र जो है उसे पुरंदर भी कहा जाता है, यानी कि पुरों का नाश करने वाला। तो यहाँ पर जो हरिशेन का अजंता गुहा लेख है, हरिशेन के अजंता गुहा लेख में जो विंध्य शक्ति है उसकी तुलना इंद्र और उपेंद्र, उपेंद्र यानी विष्णु और इंद्र यानी इंद्र देवता पुरंदर, तो इनसे तुलना इनकी की गई है, और इंद्र सम प्रभाव कहा गया है, यानी कि इंद्र जैसा जिसका प्रभाव हो। ठीक है, तो विंध्य शक्ति के लिए ये शब्द प्रयोग में लाए गए हैं। अजंता गुहा लेख में उसकी सैन्य शक्ति का भी उल्लेख मिलता है, और अजंता गुहा लेख में विंध्य शक्ति को वंश केतु व द्विज कहा गया है। ये बात मैं आपको अभी बता चुका हूं, द्विज के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। तो उसका विधिवत राज्यभिषेक नहीं हुआ था। याद रखना कि विंध्य शक्ति जो कि 255 ईस्वी में, 255 ईस्वी के आसपास जो है वाकाटक वंश की स्थापना करता है, उसका विधिवत रूप से राज्यभिषेक नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रवरसेन प्रथम। अब प्रवरसेन जो है उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है वाकाटकों का, तो प्रवरसेन जो है ये महत्वपूर्ण शासक माना जाएगा। प्रवरसेन प्रथम जो कि 275 से 335 ईस्वी तक जो है शासन करता है। तो देखिए, ये विंध्य शक्ति का पुत्र होता है, वह उत्तराधिकारी बनता है। वाकाटक वंश का एकमात्र शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी, और बाकी जो शासक होते हैं वह महाराज की उपाधि धारण करके ही जो है संतुष्ट रहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। आपसे पूछ लिया जाए कि वाकाटक वंश का एकमात्र शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की, तो वो है प्रवरसेन प्रथम। पुराणों में इसे प्रवीर भी कहा गया है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। प्रवीर यानी कुशल योद्धा, कुशल व्यक्तित्व का व्यक्ति, है ना, तो प्रवीर भी इन्हें कहा गया है। पुराणों के अनुसार इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और इसे वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। तो यहाँ पर विंध्य शक्ति के बारे में आपको 2 चीजें मुख्य रूप से याद रखनी है, एक तो कि वह संस्थापक था वाकाटक वंश का, और एक हरिशेन का जो अजंता गुहा लेख है उसमें उसका उल्लेख मिलता है ना, द्विज के रूप में। लेकिन आगे चलकर प्रवरसेन प्रथम को लेकर आपको ये बातें याद रखनी कि प्रवीर कहा गया है, प्लस आपको याद रखना है कि 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए और सम्राट की उपाधि ली। ये चीजें आपको प्रवरसेन प्रथम को लेकर याद रखनी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम सैनिक अभियान में मध्य प्रांत के पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भाग को यह जीतता है, और द्वितीय सैनिक अभियान में दक्षिणी बरार तथा उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश को यह जीतता है, और शेष अभियानों में गुजरात तथा काठियावाड़ के शकों पर इसने विजय हासिल की थी। तो हम देख रहे हैं ये पूर्वी तथा उत्तरी भाग किसका, मध्य प्रांत का, उसको भी जीतता है, दक्षिणी बरार पर अधिकार करता है, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश पर अधिकार करता है, इसी के साथ गुजरात और काठियावाड़ के शकों पर भी विजय हासिल करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रवरसेन प्रथम है एक प्रतापी शासक था, उसको प्रवीर कहा गया था, योद्धा कहा गया था, कुशल कहा गया था, सही ही कहा गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए। उसके समय वाकाटक राज्य का विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश, बरार, मालवा, उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तरी हैदराबाद व दक्षिणी कौशल छत्तीसगढ़ तक हो गया था, याद रखिएगा। इसके अलावा एक जगह है जिसका नाम है कंचानक, तो याद रखना उसने कंचानक नामक नगर की स्थापना कर उसे राजधानी बनाया था, है ना। तो कंचानक नामक नगर की स्थापना करी, अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। कुछ विद्वान जो है वह बताते हैं कि राजधानी ये पुरीक में बनाते हैं, और इस स्थान की जो पहचान है वो नचना की तलाई गांव, पन्ना जिला, मध्य प्रदेश से की गई है। तो ये कंचानक शब्द जो है ये याद रखिएगा। कुछ विद्वानों का मानना है पुरीक के अंदर राजधानी बनाई, कुछ विद्वान मानते हैं कंचानक नामक नगर बसा के उसे अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो ये शब्द भी आपको याद रखना है प्रवरसेन प्रथम को लेकर। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रवरसेन ने भारशिव नागवंश के प्रसिद्ध शासक भवनाग की पुत्री से अपने पुत्र गोमती पुत्र का विवाह किया था। इंपॉर्टेंट है वैवाहिक संबंध, वाकाटकों के वैवाहिक संबंधों के अंदर यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। याद रखना, भारशिव नागवंश के प्रसिद्ध शासक भवनाग की पुत्री से अपने पुत्र गोमती पुत्र का विवाह किया था। विंध्य शक्ति द्वितीय के बासीम लेख में प्रवरसेन को हारिति पुत्र कहा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। बाकी 7 सोम यज्ञ एवं 1 वाजपेय यज्ञ भी इसने संपन्न करवाया था। यानी कि हम देख सकते हैं कि वाकाटक वंश के अंदर जो है वैदिक परंपराओं का जो है पालन किया जाता था। हम देख रहे हैं कि वैदिक परंपराओं में भी बहुत से यज्ञ किए जाते थे, ये वैदिक यज्ञ ही है ना, वाजपेय यज्ञ, सोम यज्ञ, ये किए जाते थे। चलिए, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। प्रवरसेन प्रथम को जरूर पढ़ना, कुछ महत्वपूर्ण शासक है। विंध्य शक्ति के बारे में भले इतना पढ़ लेना कि भाई संस्थापक था। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रवरसेन प्रथम ने के 4 पुत्र थे। अब याद रखना,
प्रवरसेन प्रथम के 4 पुत्र होते हैं, जिसमें से जो ज्येष्ठ पुत्र होता है जिसका नाम होता है क्या, गौतमी पुत्र, वह तो उसी के काल में उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में जो दूसरा पुत्र होता है उसका नाम होता है सर्वसेन, और सर्वसेन जो है वह बासीम में एक शाखा की स्थापना करता है। तो सर्वसेन ने बासीम में एक शाखा की स्थापना की, ठीक है, और बासीम शाखा को ही हम वत्सगुल्म शाखा भी कह देते हैं, जो कि महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, मैंने आपको जगह भी दिखाई थी। प्रवरसेन की मृत्यु के पश्चात वाकाटक वंश 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। 335 ईस्वी के आसपास जो है प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु होती है, और इसकी मृत्यु के पश्चात 2 अलग अलग शाखाओं में वाकाटक वंश जो है वह विभक्त हो चुका है। यहाँ पर 4 पुत्र थे, एक पुत्र गौतमी पुत्र, है ना, इसके वैवाहिक संबंध की हमने बात की थी भारतीय नागों के साथ। गौतमी पुत्र की जो मृत्यु है उसी के काल में हो जाती है। दूसरा पुत्र यह है, बाकी के 2 पुत्र के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो सर्वसेन जो है इसको हम देखते हैं, जो कि बासीम शाखा का संस्थापक माना जाता है। आइए, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 शाखाएं अब हमें देखने को मिलती है। एक शाखा है प्रधान शाखा, जो कि पदमपुर नंदीवर्धन का प्रवरपुर वंश कुल 10 शासक, यानी कि प्रधान शाखा पदमपुर, ये जगह भी महाराष्ट्र में है। नंदीवर्धन को मैंने आपको मैप में दिखाया था, ठीक है। तो एक शाखा तो प्रधान शाखा हो गई, और दूसरी शाखा हो गई बासीम या वत्सगुल्म शाखा, जिसके अंदर कुल 6 शासक हमें देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रधान शाखा को। प्रधान शाखा में महत्वपूर्ण शासकों की बात करेंगे। प्रवरसेन प्रथम है 335 से 360 ईस्वी। वाकाटक कुल की प्रधान शाखा का यह पहला शासक होता है, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाए कि वाकाटक वंश जो है वो 2 शाखाओं में विभक्त किसकी मृत्यु के पश्चात होता है या कब होता है, तो प्रवरसेन की मृत्यु के पश्चात होता है, ठीक है। फिर दोनों शाखाओं के बारे में पूछ लिया जाए कि पहला शासक या संस्थापक कौन था, तो याद रखना प्रधान शाखा की हम बात कर रहे हैं, रुद्रसेन प्रथम जो है पहला शासक है इसका। प्रवरसेन का पुत्र तथा गौतमी पुत्र का पुत्र, देखिए रुद्रसेन प्रथम जो है वह गौतमी पुत्र का पुत्र था, और गौतमी पुत्र जो है वो प्रवरसेन का पुत्र हुआ करता था, जो कि उसी के काल में जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो प्रवरसेन का तो ये पुत्र हो गया रुद्रसेन प्रथम, और गौतमी पुत्र का पुत्र हो गया रुद्रसेन प्रथम, ठीक है। यह पद्मावती ग्वालियर के भारशिव नाग शासक भवनाग का नाती, भवनाग की पुत्री से उत्पन्न था। आपको पता है गौतमी पुत्र का विवाह हुआ था भवनाग की पुत्री के साथ में, है ना, तो इसका क्या हो गया, नाती हो गया, यानी कि ये जो है रुद्रसेन प्रथम का लग गया क्या, नाना, है ना, तो ये नाती लगता था इसका। चलिए, महाभैरव शिव का भक्त वह शैव था, याद रखना कि रुद्रसेन प्रथम जो है वह शैव धर्म का अनुयायी था, और गुप्त शासक समुद्रगुप्त का समकालीन था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये गुप्त शासक समुद्रगुप्त का समकालीन भी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया गुप्त वंश और वाकाटक वंश जो है वो पैरेलल चलते हैं, समानांतर चलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जिस समय गुप्त वंश में अगर समुद्रगुप्त होता है तो यहाँ पर इस शाखा में हमें रुद्रसेन प्रथम देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइए। पृथ्वीसेन प्रथम, नेक्स्ट शासक 360 से 385 ईस्वी। पृथ्वीसेन प्रथम ये रुद्रसेन का पुत्र हुआ करता था, और इसकी सत्यवादिता, सहिष्णुता, धैर्य, बुद्धि की पवित्रता तथा धर्म विजयी गुणों के कारण इसकी तुलना जो है महाभारत के नायक युधिष्ठिर से की जाती थी। अब भले ही आपको ये सारी चीजें याद ना हो, वो तो मैंने इसलिए लिख दी, कल को बच्चे पूछ लेते हैं कि सर युधिष्ठिर क्यों कहा जाता था, तो बस इन सभी गुणों की वजह से इसकी तुलना युधिष्ठिर से की गई थी, है ना, याद रखना युधिष्ठिर से इसकी तुलना की जाती है। शिव का यह भी भक्त था, जिस प्रकार इनके पिता रुद्रसेन शिव के भक्त थे उसी प्रकार यह भी शिव के भक्त होते हैं, और इसके समय बासीम शाखा में विंध्यसेन शासक कर रहा था, है ना, यानी कि बासीम शाखा, हमने 2 शाखाएं देखी, एक प्रधान शाखा और एक बासीम शाखा। तो इसके समय में जो बासीम शाखा है उसके अंदर विंध्यसेन जो है शासन कर रहा होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइए। कुंतल राज्य यानी कि दक्षिणी महाराष्ट्र के कदम वंशी शासक कंगवर्मन को विंध्यसेन के सहयोग से परास्त किया था इसने, इसलिए मैंने आपको बताया है कि इसके समय जो दूसरी बासीम शाखा है उसमें कौन सा शासक था, विंध्यसेन था, और विंध्यसेन की सहायता से ये क्या करता है, कुंतल राज्य के कदम वंशी शासक कंगवर्मन को विंध्यसेन के सहयोग से यह पराजित भी कर देता है। प्रयाग प्रशस्ति में उसे कुंतलेंद्र कहा गया, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके समय उत्तर भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था, और चंद्रगुप्त द्वितीय को गुजरात और काठियावाड़ के शकों की विजय करनी थी। अब देखिए यहां पर पीछे चलते, हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे हैं पृथ्वीसेन प्रथम की, है ना, और यहां पर हम देख रहे हैं कि इस समय उत्तर भारत में कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। अब चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य को जो है क्या करना है, गुजरात के शक, हम कह सकते हैं गुजरात और काठियावाड़ों के जो शकों को है पराजित करना। आपको पता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि भी है शकारी, है ना,
क्योंकि उसने शकों का नाश किया था, इसलिए शकारी भी कहा जाता है उसको, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि है ये। तो शकों को हराने के लिए, पराजित करने के लिए, शकों का उन्मूलन करने के लिए जो है इसे वाकाटकों का सहयोग चाहिए था। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या करेगा, वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा, यानी कि इस कार्य के लिए उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह पृथ्वीसेन का पुत्र रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय के साथ में कर दिया। और आगे चलकर इसके समय वाकाटकों का प्रभाव क्षेत्र बघेलखंड मध्य प्रदेश तक फैला और पदमपुर इसके समय एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। पदमपुर महाराष्ट्र, है ना, याद रखना। अब इसमें भले ये चीज आप याद मत रखो, भले ये चीज याद मत रखो, ये दो चीजें याद मत रखो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि अभी हम देखेंगे प्रभावती गुप्ता, रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात जो है प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के अंदर किस प्रकार जो है वाकाटक वंश आगे चलता है वो हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब रुद्रसेन द्वितीय आ चुका है, जो कि पृथ्वीसेन प्रथम का पुत्र था और प्रभावती गुप्ता का पति था। चलिए, तो इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रभाव में आकर अपना कुलागत शैव धर्म छोड़कर वैष्णव धर्म अपना लिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीछे हमने जिन शासकों की बात करी वह शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अब ये अपने ससुर जी के प्रभाव में आ जाएगा और ये भी वैष्णव धर्म जो है वह स्वीकार कर लेता है। उसकी मृत्यु के समय उसके दो पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अल्पवयस्क थे, तो इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के समय दो पुत्र इसके होते हैं, एक होता है दिवाकर सेन और एक होता है दामोदर सेन, दोनों अल्पवयस्क होते हैं। अब दोनों अल्पवयस्क होते हैं तो फिर उसके पश्चात प्रभावती गुप्ता जो है वह इन दोनों की संरक्षिका बन जाती है। ठीक है, अब प्रभावती गुप्ता को प्रशासन में सहायता देने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह अपनी बेटी को हेल्प करने के लिए जो है कुछ उच्च अधिकारियों को, मंत्रियों को जो है इसके पास में दरबार में भेजता है। प्रभावती गुप्ता वाकाटक राज्य की संरक्षिका बन जाती है। अब हम आगे देखेंगे प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल लगभग 390 से 410 ईस्वी तक होता है। अलग अलग विद्वानों को कुछ अलग अलग मानना है, मोटा मोटा ये काल मान के चलिए। वाकाटक व गुप्त संबंधों का ये स्वर्ण काल माना जाता है ना, क्योंकि देखिए अब वाकाटक वंश जो है उसके अंदर जो एक प्रकार से प्रभावती गुप्ता है उसका प्रभाव है, क्योंकि जो राजा है उसकी मृत्यु हो चुकी है। प्रभावती गुप्ता का प्रभाव है क्योंकि उसके जो दो बच्चे हैं वो भी अल्पवयस्क है ना। तो प्रभावती गुप्ता आप सभी को पता है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री होती है, तो यह जो काल माना जाएगा ये वाकाटक और गुप्त संबंधों का स्वर्ण काल माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस समय बासीम शाखा का शासक विंध्य शक्ति द्वितीय था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री को प्रशासनिक सहायता देने के लिए बहुत सारे अनुभवी मंत्रियों को भेजा था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। पश्चिम शकों के उन्मूलन में उसने अपने पिता की सैन्य व वित्तीय सहायता की थी, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटकों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभावती गुप्ता अपने पिता को सैन्य और वित्तीय सहायता भी भेजती है, यानी कि शकों के उन्मूलन के लिए सहायता करती है। वाकाटकों तथा गुप्तों की सम्मिलित शक्ति ने शकों का क्या कर दिया, उन्मूलन कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे एक महत्वपूर्ण चीज है, ये है मीरेगांव पट्टी गांव। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो मैंने ढूंढी लेकिन मुझे मिला नहीं, लेकिन याद रखिएगा मीरेगांव पट्टी गांव से प्राप्त प्रभावती गुप्ता की मुहरों पर उसे दो शासकों की माता कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इतना डेप्थ में कोई पढ़ाता भी नहीं है, इस पीपीटी में सब कुछ आ जाएगा, इसे पढ़ लेना, है ना। 2-4 बार 5-7 बार रिवीजन करोगे ना तो चीजें याद हो जाएगी, है ना। मुझे तो ये लिखते लिखते ही, पहले मैं लिखता हूँ इन्हें सबको, है ना, एक व्हाइट पेपर पे लिखता हूँ, उसके पश्चात मैं इसे जो है अपने टाइपिस्ट के पास दे देता हूँ, फिर टाइपिस्ट इसको टाइप करता है, फिर मैं प्रूफ रीडिंग करता हूँ। ठीक है, तो इतने में मुझे याद हो जाती है चीजें। वैसे तो बहुत सारी चीजें याद है, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन कुछ चीजें जो नहीं होती वो इतने में याद हो जाती है, यानी कि लिखते समय, फिर उसके बाद में प्रूफ रीडिंग करते समय, उसके बाद आपको पढ़ाते समय, तो ऐसे ही याद हो जाती है। यानी कि बिना दिमाग पर जोर डाले स्मूथली अगर पढ़ते जाओगे ना सब याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। किताब भी तो पढ़ते ही हो, तो वैसे ये पढ़ लेना। इसमें जो है महत्वपूर्ण चीजें हैं, किताबों के अंदर कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो अनावश्यक हो, है ना, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी ना हो, इसमें सारी आवश्यक चीजें हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। चलिए, प्रभावती गुप्ता की संतानों द्वारा अपनी माता की स्मृति में एक सुदर्शन नामक जलाशय व प्रभावती स्वामी रामटेक नागपुर, है ना, नागपुर है ये, नागपुर का निर्माण किया गया। ये मंदिर है ना, एक तो प्रभावती स्वामी मंदिर है और एक ये जलाशय सुदर्शन जलाशय, है ना, याद रखना। ये अलग जलाशय है, वो सुदर्शन झील से अलग है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक और जलाशय की हम बात करेंगे, उसका नाम भी क्या होगा, सुदर्शन होगा, आगे बात करेंगे। वह भगवान विष्णु में आस्था रखती थी, बिकॉज गुप्तों का जो है, गुप्त जो है वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, भागवत धर्म में विश्वास करते थे, तो प्रभावती गुप्ता जो है वह भी भगवान विष्णु में विश्वास रखती थी, याद रखिएगा। चलिए, अब दो पुत्रों की हमने बात की थी, तो हम देख रहे हैं पूना तथा रिद्धपुर में उसके दान पत्र प्राप्त होते हैं, यानी कि दान भी दिया करती थी, है ना। उसके संरक्षक काल में ज्येष्ठ पुत्र दिवाकर सेन की मृत्यु हो जाती है और छोटा पुत्र दामोदर सेन जो है वह प्रवर सेन द्वितीय के नाम से राजा बनता है। इंपोर्टेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाए प्रवर सेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय का मूल नाम कौन सा है? दामोदर सेन, याद रखना, जो कि प्रभावती गुप्ता का ही क्या होता है? पुत्र होता है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं पूना ताम्रपत्र। अब जब हम प्रभावती गुप्ता की बात कर चुके हैं तो पूना ताम्रपत्र को पढ़ना जरूरी है, बिकॉज पूना ताम्रपत्र में हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी पता चलती है कि जब प्रभावती गुप्ता जो है उसका विवाह होने के पश्चात वह गुप्तों का ही जो गोत्र है वो धारण करती है, ठीक है, यानी कि इतना उस पर अपने पिता का प्रभाव रहता है। चलिए, तो इसका उत्कीर्ण करने वाला कौन था? चक्रदास था। ऐसा बताया जाता है भाई प्रभावती गुप्ता के शासनकाल के लगभग 13वें वर्ष के आसपास जो है वह पूना ताम्रपत्र को उत्कीर्ण करता है। चक्रदास ने उत्कीर्ण किया। संस्कृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण इस लेख में प्रभावती गुप्ता को धारण गोत्रीय बताया गया है, जो कि उसके पिता का चंद्रगुप्त का गोत्र था, याद रखना है ना। तो ये भले ही विवाह हो जाती है, विवाह होने के पश्चात भी है जो है अपने पिता द्वारा जो इसके पिता का जो गोत्र होता है वही गोत्र जो है धारण कर रही है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसमें गुप्तों की वंशावली भी दी गई है और इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को भागवत भी कहा गया है ना, क्योंकि वैष्णव धर्म को मानते थे तो परम भागवत और भागवत जैसी उपाधियां ये धारण किया करते थे। तो पूना ताम्रपत्र पढ़ना जरूरी है। पूना ताम्रपत्र और रिद्धपुर ताम्रपत्र जो है वो प्रभावती गुप्ता से संबंधित है, जो कि गुप्तों के और वाकाटकों के बीच में जो संबंध है उसकी जानकारी हमें देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। इसमें स्वयं प्रभावती गुप्त को परम भागवत या वाकाटकों का आभूषण कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रभावती गुप्ता को वाकाटकों का आभूषण किसमें कहा गया है? पूना ताम्रपत्र में। इसमें दंडूना नामक गांव को चनाल स्वामी आचार्य को दान में देने का उल्लेख मिलता है, यानी प्रभावती गुप्ता द्वारा दिया गया दान की भी जानकारी इसमें मिलती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, है ना, याद रखना, दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम प्रवर सेन द्वितीय की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया दामोदर सेन जो है वो प्रवर सेन द्वितीय के नाम से जो है गद्दी पर बैठता है। तो आइए प्रवर सेन द्वितीय की बात करते हैं। 410 से 440 ईस्वी। इसके शासनकाल में सर्वाधिक वाकाटक अभिलेख जारी हुए थे। यहाँ पर कुछ महाराष्ट्र की कुछ जगह हैं, जैसे कि यवतमाल है, अमरावती है, भंडारा है, वर्धा है, नागपुर है महाराष्ट्र में, और कुछ मध्य प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट मध्य प्रदेश से इसके जो है ताम्रपत्रों की प्राप्ति होती है। तो पूछ लिया जाए कि वाकाटकों में सबसे ज्यादा जो ताम्रपत्र है वो किसके समय में जो है जारी होते हैं? तो वो प्रवर सेन द्वितीय के समय में जारी होते हैं। किसी ताम्रपत्र से लेकिन उसकी कोई सैनिक उपलब्धि के बारे में, सैनिक विजयों के बारे में जानकारी हमें नहीं मिलती है, याद रखना है। नेक्स्ट, प्रवर सेन द्वितीय साहित्यिक अभिरुचि वाला शासक था। अब देखो ये प्रवर सेन द्वितीय जो है वो प्रवर सेन प्रथम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि ज्यादातर जो है कल्चरल हिस्ट्री पूछी जाती है ना, सांस्कृतिक इतिहास ज्यादा पूछा जाता है आजकल नेट के एग्जाम में, है ना, बजाय कि राजनीतिक इतिहास के। आप देखो, चाहे आप मुगल काल उठा के देखो, मुगल काल में कला, स्थापत्य, चित्रकला, है ना, इनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। राजनीतिक इतिहास से प्रश्न थोड़े कम बनते हैं, कल्चरल हिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न बने लगे हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रवर सेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की थी, जिसे कालिदास ने संशोधित किया था। इसमें राम की लंका विजय और रावण विजय का वर्णन मिलता है। सेतुबंध इंपॉर्टेंट है। सेतुबंध को रावण वहु भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसी ग्रंथ को रावण वहु भी कहा जाता है। तो प्रवर सेन द्वितीय साहित्यिक अभिरुचि वाला शासक, जिसको साहित्य में रुचि थी, उसने सेतुबंध नामक जो है ग्रंथ लिखा, प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की, और कालिदास ने जिसे संशोधित किया। इस ग्रंथ में राम की लंका विजय और रावण विजय का वर्णन हमें देखने को मिलता है। सेतुबंध को रावण वहु भी कहा गया है, याद रखना। बाण भट्ट जो है वो सेतुबंध के बारे में क्या बोलते हैं कि सेतुबंध के माध्यम से प्रवर सेन की प्रसिद्धि समुद्र पार हो गई। और यहाँ पर बाण भट्ट कहते हैं कि जिस प्रकार जो है वानर सेना ने जो है समुद्र पार किया था, वानरों ने समुद्र पार किया था, उसी प्रकार जो है प्रवर सेन की जो ख्याति है वह भी इस ग्रंथ के माध्यम से समुद्र पार कर जाती है, क्योंकि इसमें राम की लंका विजय का पूरा जिक्र है, ठीक है। तो ये बाण भट्ट कुछ इस प्रकार उल्लेख करते हैं। उसी प्रकार दंडी क्या कहते हैं? दंडी कहते हैं कहावतों के लिए यह रचना हीरों की खान है। किसके बारे में? सेतुबंध के बारे में। क्या कहते हैं कि इसमें कहावतें काफी है, कहावतों के लिए यह जो रचना है वह सेतु बाण मानी जाती है। क्या मानी जाती है? हीरों की खान मानी जाती है ना, हीरों की खान मानी जाती है। वाकाटकों के समय संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास हुआ था। हम कालिदास के कुछ ग्रंथों पर भी इसका प्रभाव देखते हैं, जैसे कि कालिदास ने वैदर्भी शैली में मेघदूत की रचना की थी, और ये वाकाटक दरबार में ही की थी। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है ना, वाकाटकों और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के बारे में पूछा जाता है। अभी हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लगा था उसमें भी पूछा गया था कि भाई कालिदास जो है वो किसके दरबार में गया था ना। तो वाकाटकों के संबंधों में प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखना कि कालिदास ने वैदर्भी शैली में ही मेघदूत की रचना वाकाटक दरबार में ही की थी, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, प्रवर सेन द्वितीय ने अपने लेखों में स्वर्ण युग
कृतयुग स्थापित करने का भी दावा किया है। चलिए, वह भी वैष्णव धर्मानुयायी था अपनी माता की तरह, ठीक है। और जाम्ब ताम्रपत्र में उसे परम माहेश्वर कहा गया है। याद रखना, परम माहेश्वर यानी कि अब शिव में भी उसकी जो है आस्था थी और वैष्णव धर्म में भी आस्था थी। शासन के अंत में प्रवरपुर नामक नई राजधानी स्थापित की तथा वहां एक राम मंदिर बनवाया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रवरपुर नामक जगह भी दिखाई थी, जो कि प्रवरसेन द्वितीय द्वारा जो है प्रवरपुर राजधानी बनाई जाती है। प्रवरपुर की पहचान जो है वो पाओना, वर्धा, महाराष्ट्र से की जाती है। और इससे पहले उसकी राजधानी नंदीवर्धन, रामटेक, नागपुर थी। नंदीवर्धन से जो है राजधानी को स्थानांतरित प्रवरपुर करने वाला कौन था? प्रवरसेन द्वितीय। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, प्रवरसेन द्वितीय ने कदम्ब नरेश, अब वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर वैवाहिक संबंध स्थापित हो रहा है। जितनी भी शादियां हुई है भाई इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कदम्ब नरेश काकुत्सवर्मन की पुत्री अजीत भट्टारिका के साथ अपने पुत्र नरेंद्र सेन का विवाह किया था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कदम्बों के साथ में वैवाहिक संबंध, विष्णु कुंडिन वंश के साथ में वैवाहिक संबंध, भारतीय नागों के साथ में वैवाहिक संबंध, गुप्तों के साथ में वैवाहिक संबंध, वाकटकों के वैवाहिक संबंधों को पढ़ लेना प्लीज, है ना, प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रवरसेन द्वितीय के प्रशासन में अधीन राज्यों में वायसराय, अब देखिए थोड़ी सी प्रशासनिक बात है, हालांकि प्रशासन को हम आगे और पढ़ लेंगे, थोड़ा सा यहां देख लेते हैं प्रवरसेन द्वितीय के समय में। तो देखिए प्रवरसेन द्वितीय का जो प्रशासन है, इसमें जो अधीन राज्य होते हैं, यहाँ पर वायसराय हम देखते हैं, जिस प्रकार गवर्नर, है ना, राज्यों के अंदर गवर्नर होते हैं, या हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त पदाधिकारी सेनापति कहलाते हैं, ठीक है। तो जो वायसराय का पद है, वायसराय जो है वो सेनापति कहलाते हैं, ये बात आप याद रखना, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि चित्रवर्मन है और नाभीदास है ना, नामीदास है और बपदेव जैसे कुछ सेनापतियों का उल्लेख उसके अभिलेखों में हुआ है। तो याद रखना, जो वायसराय है, जो अधीन राज्य है, यहाँ पर जो वायसराय होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, उन्हें सेनापति कहा जाता है, जो पदाधिकारी है उन्हें सेनापति कहा जाता है। चलिए आओ भाई, नरेंद्र सेन जो कि प्रवरसेन द्वितीय का ही क्या था? पुत्र था। प्रवरसेन द्वितीय अच्छे से पढ़ के जाना, है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। और प्रवरसेन प्रथम भी इंपॉर्टेंट है, ये दो शासकों को अच्छे से रट के जाना, और बाकी जो वैवाहिक संबंध है वो आपको पढ़ना ही है। इसी के बाद एक और महत्वपूर्ण शासक इस वंश का हरिशेन होगा, है ना, उसकी भी हम बात कर लेंगे। चलिए नरेंद्र सेन की बात करें तो इसके समय में बस्तर के नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने वाकटक राज्य पर आक्रमण किया था, याद रखना, है ना। और भवदत्त वर्मन ने नंदीवर्धन पर अधिकार कर लिया था। नंदीवर्धन, है ना, जो कि महाराष्ट्र में है, इनकी पहले राजधानी हुआ करती थी, तो नंदीवर्धन पर अधिकार कर लेता है। अब जब भवदत्त वर्मन की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के पश्चात नरेंद्र सेन जो है वो पुनः नंदीवर्धन पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। तो याद रखना, भवदत्त वर्मन का जो आक्रमण हुआ था वो नरेंद्र सेन के समय में होता है, वाकाटक वंश का शासक नरेंद्र सेन के समय में। आगे देखिए, नरेंद्र सेन ने नलों की शक्ति का विनाश किया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इतना ही पूछ लिया जाएगा कि नलों की शक्ति का दमन किसने किया था? तो नरेंद्र सेन ने। वाकाटक लेखों में उसे कौशल, मेकल और मालवा का अधिपति कहा गया है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर नरेंद्र सेन के बारे में जो जानकारी पर्याप्त है, और इतना और याद रखना कि यह कुमारगुप्त प्रथम तथा स्कंदगुप्त का समकालीन माना जाता है, ठीक है। चलिए, बाकी स्कंदगुप्त जो है वह भी एक पराक्रमी शासक होता है, याद रखना। तो नरेंद्र सेन दो शासकों का समकालीन है यहाँ, कुमारगुप्त प्रथम का और स्कंदगुप्त का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वीसेन द्वितीय। ये पृथ्वीसेन द्वितीय जो है वो नरेंद्र सेन प्रथम का पुत्र था, सॉरी नरेंद्र सेन का पुत्र, प्रथम नहीं, सिर्फ नरेंद्र सेन का पुत्र था। बालाघाट लेख में उसे परम भागवत कहा गया है, यानी कि पृथ्वीसेन द्वितीय को परम भागवत कहा जाता है। 2 बार वाकाटक वंश की विलुप्त लक्ष्मी को इसने पुनरुद्धार किया था। पृथ्वी समुद्र नामक जलाशय बनाया था पृथ्वीसेन द्वितीय ने, इंपॉर्टेंट है। इसके सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के पार्वती मंदिर का भी निर्माण करवाया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, बाकी बहुत सारी किताबों में अजंता की गुफाओं का निर्माण भी इसे दिया जाता है ना, कुछ थोड़ा बहुत योगदान करता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोफेसर मिराशी के अनुसार इसने पदमपुर को राजधानी बनाया और वाकाटक वंश की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। बस इतना इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए वाकाटक वंश की प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीसेन द्वितीय, ठीक है। पृथ्वीसेन द्वितीय के बारे में ये चीज, और एक ये कि पृथ्वी समुद्र नामक जो है जलाशय बनवाया था, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। आइए, प्रधान शाखा हम पढ़ चुके हैं, अब हम वत्सगुल्म शाखा पढ़ेंगे। वासीम वत्सगुल्म शाखा के वाकाटक, अब इसका जो संस्थापक होगा सर्वसेन होगा, 335 से 350 ईस्वी। हमने देखा था कि जब प्रवरसेन की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात
उसके 4 पुत्रों की हमने बात की थी, जिसमें एक पुत्र गोमती पुत्र होता है जो कि उसी के शासनकाल में उसकी मृत्यु हो जाती है। एक पुत्र सर्वसेन देखा, 2 पुत्रों की जानकारी हमें नहीं है। तो सर्वसेन जो है वह बासीम शाखा, वत्सगुल्म शाखा महाराष्ट्र में उसकी जो है स्थापना करता है। तो बासीम शाखा का संस्थापक प्रवरसेन प्रथम के पुत्र सर्वसेन ने की थी, यानी कि सर्वसेन इस शाखा का संस्थापक होता है जो कि प्रवरसेन प्रथम का पुत्र होता है। उसने वत्सगुल्म में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक बासीम में स्थित है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वसेन ने हरविजय नामक प्राकृत काव्य की रचना की थी। अब याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो सेतुबंध में आपको पढ़ा चुका हूं प्रवरसेन द्वितीय का, और एक आपको यहाँ पे सर्वसेन का हरविजय। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना, पूछे गए हैं। एक हरविजय और है, उसका भी जिक्र कर लूंगा, महत्वपूर्ण अन्य महत्वपूर्ण के अंदर मैं लेकर आया हूं, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हरविजय महाभारत के परिजात कांड कृष्ण सत्यभामा कथा पर आधारित रचना है। और विंध्य शक्ति द्वितीय के बासीम लेख में सर्वसेन को धर्म महाराज भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, धर्म महाराज की उपाधि धारण किया करते थे यहाँ के शासक। सर्वसेन को धर्म महाराज किस लेख में कहा गया है? विंध्य शक्ति द्वितीय के बासीम लेख में। इस शाखा के कुछ शासकों के नाम अजंता की 16वीं गुफा से हमें प्राप्त होते हैं। 16वीं गुफा का जो लेख है उससे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये एक महत्वपूर्ण बात है, नोट है। हरविजय नामक महाकाव्य जो है वह कश्मीरी कवि रत्नाकर द्वारा लिखा गया, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है लगभग 850 ईस्वी के आसपास, है ना। और इसमें भगवान शिव की अंधकासुर पर विजय का वर्णन भी मिलता है, जिसमें 50 सर्ग हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यह एक अन्य हरविजय है, तो इसको भी याद कर लेना, कंफ्यूज मत होना। ये माना जाता है रत्नाकर द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाए एक दोनों में से कोई भी, तो देख लेना। नेक्स्ट देखिए, विंध्य शक्ति द्वितीय, ये कौन था? ये सर्वसेन का पुत्र था। सर्वसेन का पुत्र होता है और इसने भी अपने पिता के ही समान धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। और इसका एक शासन पत्र है जो कि बासीम से मिलता है, क्योंकि बासीम शाखा के ये वाकाटक है, तो बासीम से इसका एक शासन पत्र मिलता है। और इसका जो लेखक होता है वह स्वयं होता है। इसमें नंदीकट नांदीकोड़ ग्राम दान में देने का विवरण हमें मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, अब आगे के जो शासक है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बस एक हरिशेन को हम देखेंगे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हरिशेन के अजंता गुहा लेख में इसे वनवासी के कदम्बों अथवा कुंतल का विजेता कहा गया है, ये बात याद रखनी है। इसके राज्य में दक्षिणी बरार, उत्तरी हैदराबाद, नागर, नासिक, पूना, सतारा जिले सम्मिलित थे। इसके पश्चात प्रवरसेन द्वितीय शासक बनता है, फिर सर्वसेन द्वितीय शासक बनता है, फिर देवसेन शासक बनते हैं। ठीक है, इनका क्रम जरूर पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, बाकी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन इसका क्रम पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे शासकों का क्रम पूछा जाता है जिसकी जानकारी पुस्तकों में बहुत कम मिलती है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए विंध्य शक्ति द्वितीय, उसके पश्चात इसके पश्चात आपको याद रखना है प्रवरसेन द्वितीय, है ना, ये एक अन्य प्रवरसेन द्वितीय है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद में सर्वसेन द्वितीय, यानी कि ये इस शाखा का है। ठीक है, उसके बाद में देवसेन, ये क्रमशः शासक बनते हैं। देवसेन के हिस्से बोराला लेख में स्वामिल देव द्वारा एक अन्य सुदर्शन नामक जलाशय का निर्माण मिलता है। एक सुदर्शन हमने देखा प्रभावती गुप्ता के पुत्रों के द्वारा बनाया गया, एक यहाँ पर दोस्तों मिल रहा है स्वामिल देव द्वारा एक अन्य सुदर्शन नामक जलाशय का निर्माण हमें देखने को मिलता है। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, उसकी एक पुत्री का विवाह, अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हमने बात की है देवसेन की, देवसेन। ठीक है, अब देवसेन के लिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसकी एक पुत्री का विवाह विष्णु कुंडिन शाखा के माधव वर्मन द्वितीय से होता है, इंपॉर्टेंट। और अजंता गुहा लेख में उसके एक योग्य व अनुभवी मंत्री हस्ती भोज का भी उल्लेख मिलता है, इंपॉर्टेंट। ये 2-4 लाइनें देवसेन के बारे में भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो चुका है यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं, आइए। नेक्स्ट है हरिशेन। अब इस शाखा में हरिशेन जो है वो अंतिम शासक होगा, और हरिशेन जो है वो महत्वपूर्ण भी है। इसके समय में हम देखते हैं अजंता की गुफाओं का निर्माण इसके सामंत द्वारा किया जाता है। उसके अंदर बहुत सारी जो है महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। देखते हैं, इसका गुहा लेख मिलता है अजंता से, सारी बात करेंगे। देखिए, यह वत्सगुल्म शाखा का अंतिम शासक है। देखिए, पहला और अंतिम शासक आपको याद रखना है। हरिशेन जो है वह वत्सगुल्म शाखा का अंतिम शासक माना जाता है। इसके काल में ही वाकाटकों की प्रधान शाखा का बासीम शाखा में विलय हो जाता है। ठीक है, अजंता गुहा लेख की हम पहले भी बात कर चुके हैं। अजंता गुहा लेख में वाकाटक वंश का जो संस्थापक है विंध्य शक्ति, उसकी जानकारी मिलती है, और उसमें उसे वंश केतु और द्विज कहा गया है। ठीक है, तो अजंता गुहा लेख में गुहा संख्या 16 में हरिशेन की विजयों का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार कुंतल, कदम्ब राज्य, अवंती, कलिंग, कौशल, त्रिकूट, लाट, आंध्र आदि उसके अधिकार में थे, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके मंत्री वराहदेव ने अजंता गुहा संख्या 16 के निकटवर्ती घटोत्कच गुफा का निर्माण करवाया था।
और अजंता गुफा संख्या 17 का निर्माण भी उसी के अधीनस्थ सामंत मंडलधीश ने करवाया था। साथ में 550 ईस्वी में वाकाटक राज्य पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गया था और वी.डी. महाजन के अनुसार इस वंश के पराभव के लिए कलचुरी वंश को उत्तरदायी ठहराया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए वाकाटकों का जो पतन हुआ उसके पीछे कौन से वंश की जिम्मेदारी है, कौन से वंश को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो कलचुरी वंश को जिम्मेदार ठहराया जाता है तथा उसका स्थान चालुक्यों ने फिर ग्रहण कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, इंपॉर्टेंट बातें हैं। उन्होंने शिव विष्णु के उपासक थे, जैसे कि हमने देखा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे ही अपनी पुत्री का विवाह करता है तो उसके पश्चात वाले जो शासक होते हैं वो लगभग वैष्णव धर्म के अनुयायी हो जाते हैं और शिव को भी वे मानते थे। इनकी उपाधियां थी परम माहेश्वर, महाभैरव, परम भागवत, जो कि शिव और वैष्णव दोनों में ही आस्था को प्रकट करती है। मांदल है, रामटेक है, नागरा है, ये महाराष्ट्र के कुछ स्थान है जहां से वाकाटक कालीन मंदिर हमें मिलते हैं। वाकाटक शासक चित्रण कला, मूर्ति कला तथा भवन निर्माण में इन्होंने काफी महत्व दिया, या फिर हम कह सकते हैं कला के संरक्षक थे ये काफी ज्यादा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अजंता की विहार गुफाएं 16, 17 तथा चैत्य गुफा 19 जो है वो वाकाटकों ने बनवाई थी, जो कि गुप्तकालीन हम मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब थोड़ी सी इनकी प्रशासनिक संरचना देख लेते हैं, है ना, क्योंकि एक ही क्लास में हम सारी जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए, वाकाटक प्रांतों को राष्ट्र या राज्य कहा जाता था, और उदाहरण के लिए जैसे कि प्रवरसेन द्वितीय के लेखों में पक्कन राष्ट्र वेलोरा लेक से, भोजकट राष्ट्र चमक लेक से, वरूच राज्य पंडुरना लेक से आदि का वर्णन मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रांत है उसको राष्ट्र या राज्य कहा जाता था। प्रांतपति को राज्याधिकृत, यह मुख्यमंत्री भी था, अथवा सेनापति कहा जाता था। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, प्रवरसेन द्वितीय के समय में जो प्रांतपति है, वाइसराय है, हाई कमिश्नरी जो है वो क्या कहलाते थे, सेनापति कहलाते थे। नेक्स्ट देखिए, प्रांत जिलों में विभाजित थे जिन्हें पट अथवा आहार कहा जाता था। ठीक है, प्रांत यानी राज्य, राज्य के बाद में जिले, जिले को पट या आहार कहते थे। स्थानीय ग्राम समूह इकाई को स्थान अथवा स्थली कहा जाता था, और सर्वाध्यक्ष नामक पदाधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने अधीन कुल पुत्रों की नियुक्ति करता था। तो कुल पुत्रों के क्या काम होता था भाई, कानून व्यवस्था बनाने का काम किया करते थे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, क्षत्र, चाट व भाट या भट्ट स्थायी अस्थायी पुलिस विभाग के व्यक्ति होते थे। चाट और भाट जो है पुलिस विभाग से संबंधित होते हैं, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ना। मौर्यकालीन रज्जुक जो है वो इस काल में भूमि अनुदान पत्रों का लेखक हुआ करते थे, है ना। तो रज्जुकों का काम इस काल में क्या होता था, भूमि अनुदान पत्रों को लिखा करते थे ये। रहसिक यानी राजा का विश्वास पात्र गुप्तचर हुआ करता था। ग्रामकुट यानी ग्राम का मुखिया हुआ करता था। देववारिक यानी कि गांव का आरक्षी हुआ करता था, और गंडक यानी कि भाट वर्ग का जो व्यक्ति है उन्हें कहा जाता था। आगे देखिए नेक्स्ट। चलिए, तो ये इतना पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो देखिए ये पूरी जो क्लास हम पढ़ चुके हैं, और इस पूरी क्लास में आपके लिए जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो मैं बता चुका हूँ। प्रवरसेन प्रथम को पढ़ लेना, प्रवरसेन द्वितीय को पढ़ लेना, इसके अलावा हरिसेन को पढ़ लेना। ठीक है, और सर्वसेन द्वारा लिखित ग्रंथ हरविजय, और साथ ही प्रवरसेन द्वितीय द्वारा लिखित ग्रंथ सेतुबंध, इनको आप अच्छे से पढ़ के चले जाना। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।